नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मुद्दा में आज हम बातचीत करेंगे भारत और कनाडा के बीच उपजती और हर रोज नई ऊंचाइयां लेती तल्खी की। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खी अब नए स्तर पर जा पहुंची है। स्थिति यह है कि भारत ने कनाडा के बेतुके आरोपों के मद्देनजर ओटावा से अपने उच्चायुक्त और कुछ अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। यह फैसला राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इसके साथ ही भारत ने नई दिल्ली में कनाडा के प्रभारी उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इसी बीच कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा है कि भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करने का निर्णय भारत द्वारा घोषित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर किया गया था। उन्होंने भारत से इस जांच का समर्थन करने का आग्रह किया है। वहीं भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक और नया मोड़ आया है। भारत सरकार द्वारा कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के कुछ घंटों के बाद कनाडाई पुलिस ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार के एजेंट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर कनाडा में आतंक फैलाने का काम कर रहा है। वहीं भारत ने कनाडा के सभी आरोपों को कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की सियासी मजबूरी बताया है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो के भारत के प्रति आक्रामकता कनाडा के प्रधानमंत्री की घरेलू स्तर पर गिरती लोकप्रियता और उनके खिलाफ बढ़ते असंतोष के साथ मेल खाता है। इसे अगले वर्ष के संघीय चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिख समुदाय को लुभाने के लिए उनकी आवश्यकता को बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। बढ़ती कॉस्ट ऑफ लिविंग, संकटग्रस्त हेल्थ सर्विस सिस्टम और बढ़ते अपराध दर पर शिकायतों के बीच इप्सॉस सर्वे से पता चला है कि केवल 26% लोग ट्रूडो को सर्वश्रेष्ठ पीएम उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। यह विपक्षी कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवरे से 19% कम है। हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स की वापसी के लिए भारत ने कदम उठाया। इसके साथ ही 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित भी किया गया है और इसके कई कारण उभर कर लेयर वाइज सामने आ रहे हैं। भारत और कनाडा के संबंध के बारे में जो भी बातें कही जाती है, सुनी जाती है, मामला उससे ज्यादा पेचीदा हो गया है, क्योंकि अब इस बार मामला जस्टिन ट्रूडो से जुड़ गया है। उनकी लोकप्रियता घट रही है और ऐसे में अपनी घटती लोकप्रियता और आने वाले वर्ष में होने वाले चुनावों के मद्देनजर ये उनकी सियासी मजबूरी भी समझी जा सकती है। तो अब क्या भारत के इस आक्रामक रवैये के बाद कनाडा की हेकड़ी निकलेगी? जिस भी तरह से भारत रिस्पॉन्ड कर रहा है वह अपने आप में जवाब देने के लिए काफी है। लेकिन ऐसी क्या अन्य मजबूरियां हैं जिसके चलते कनाडा और भारत के रिश्ते लगातार अपने निचले स्तर पर पहुंचते जा रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सर्वे भी हुआ जिसके बारे में हमने आपको बताया, इप्सॉस सर्वे। इसमें 26% लोग ही कनाडा के लिए जस्टिन ट्रूडो को एक बेहतर पीएम के तौर पर आंकते हैं या पॉपुलर। लेकिन उससे भी चिंता की बात जस्टिन ट्रूडो के लिए यह है कि उनके जो विपक्षी काउंटर पार्ट हैं पियरे पोलिवरे, उनकी लोकप्रियता उनसे 19% ज्यादा है। और ऐसे में अब कनाडा में जो आने वाले चुनाव हैं, क्या ट्रूडो को लग रहा है कि उनके हाथ से सत्ता जा सकती है? और क्या इसके लिए ही उनके द्वारा यह करना उनकी राजनीतिक मजबूरी है? और मुद्दा में आज भारत और कनाडा के बीच ऐसे रिश्ते और इसकी निचली जाती हुई स्तर के ऊपर ही बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड बतौर रक्षा विशेषज्ञ। इसके साथ ही बतौर सामरिक मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है सर।
सबसे पहले संजीव साहब आपके पास आने के लिए मैं बढ़ूंगा और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह यह है कि कनाडा और इंडिया के जो रिश्ते हैं उनमें सुधार होने के बजाय जो अपेक्षित होता है, डिप्लोमेटिकली हम चाहते हैं कि रिश्ते सुधरे, लेकिन उसके बजाय एक गिरावट सी दिखती जा रही है। और जिस तरह से यह गिरावट है, अब तो बात फॉरेन एम्बेसीज तक भी पहुंच गई है। राजनयिकों को निष्कासित किया जा रहा है, भारत ने यह कदम उठाया है। वहां की फॉरेन मिनिस्टर बोल रही हैं कि हमने यूं ही नहीं उनको निष्कासित किया, हमारे राजनयिकों को पुलिस की रिपोर्ट आई थी, उसमें उनकी संलिप्तता उजागर हुई थी और इसलिए किया। ये जो खालिस्तान, सेपरेट खालिस्तान की मांग जो उठी और उसके इर्द गिर्द घूमती हुई भारत और कनाडा की इंटरनेशनल रिलेशन एक भंवर-सी में फंसी है, इसको आप संजीव साहब कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो भारत और कनाडा के बीच में ये जो संकट की स्थिति दिखाई दे रही है, इसका जो अगर कोई जिम्मेदार शख्स है और उसके द्वारा उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो एक अल्पमत की सरकार है। वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सहयोग से उसके साथ एक डील हुई थी, उसके सहयोग से ये चल रही थी। हालांकि ये डील टूट चुकी है, लेकिन अभी भी जो ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, इसने अभी हाल के समय में 2 अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया जो कि कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से लाया गया था। और इन अविश्वास प्रस्तावों को वो किसी तरीके से बचा पाई और जाहिर है कि अपनी सरकार की रक्षा करने की प्रक्रिया में उसे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और एक ब्लॉक क्यूबोकॉइस पार्टी है उसका भी समर्थन लेना पड़ा और इसके माध्यम से वो किसी तरह से अपने आप को सर्वाइव कर पाए। और वर्तमान समय में जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कनाडा की राजनीति में अनेक जो प्रो खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं उनको अपीच करने की, उनकी तुष्टीकरण करने की प्रक्रिया में उन्होंने भारत और कनाडा जैसे एक बड़े संबंधों को दांव पे लगा दिया है। खालिस्तानियों को सपोर्ट करना, उन्हें खुश करने की, उन्हें अपीच करने की जो उनकी कोशिश है, उसकी वजह से जाहिर है कि भारत और कनाडा के संबंधों में एक गहरा तनाव आ गया है। भारत की सरकार लगातार इस बात को कनाडा की सरकार से कह रही थी कि जो कनाडा की धरती पर अनेक जो प्रो खालिस्तानी अतिवादी आतंकपरस्त गतिविधियां चल रही हैं, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज चल रही हैं, जैसे मंदिरों पर हमले करना, मंदिरों को वैंडलाइज करना, मूर्तियों और मंदिरों पर अनेक तरीके के भारत विरोधी मैसेजेस लिखना, इस तरीके की जो गतिविधियां अनेक चल रही थी, उसके ऊपर कनाडा की सरकार कार्रवाई करके दिखाए, क्योंकि भारत का ये मानना है कि वो एक और निसंदेह कोई भी जिम्मेदार राष्ट्र इसे एक आतंकवादी गतिविधि ही मानेगा और एक अतिवादी आतंकवादी गतिविधियों पर वो लगाम लगाए। लेकिन कनाडा की सरकार ने प्रो खालिस्तानी जो एलिमेंट्स को अपीच करने की प्रक्रिया में इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि कुरान में हमने ये देखा कि कनाडा के अंदर सिक्स फॉर जस्टिस नामक जो एक आतंकवादी संगठन है, उसने भारत के राजनयिकों की हत्या को लेकर के अपील जारी की, बकायदा पोस्टर्स लगाए गए और उसमें हमारे जो हाई कमिश्नर संजय वर्मा और अन्य जो हमारे अधिकारी डिप्लोमेट्स है उनकी तस्वीरें लगाई गई और उनको असैसिनेट करने की धमकियां दी गई। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि वहां पर एक झांकी सिक्स फॉर जस्टिस के द्वारा निकाली गई, उसमें हमारी एक पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को जो भूनते हुए गोलियों से एक झांकी निकाली गई। तो इस तरीके की जो लगातार खुलेआम आतंकपरस्त गतिविधियां जो कनाडा की धरती पर चल रही थी, उसके खिलाफ भारत की सरकार ने एक्शन लेने की के लिए कनाडा की सरकार को रिक्वेस्ट की, अर्ज किया, लेकिन कनाडा की सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। और उल्टा भारत के ऊपर ही कनाडा की सरकार ने आरोप लगा दिया कि वो एक जो आतंकी निज्जर की हत्या में भारत का किसी तरह का कोई हाथ है, जो कि एक बेसलेस एलिगेशन है और ये इसका कोई आधार नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि जिसके की वजह से कहा जा सके कि ये जो भारत का और भारत के एजेंसीज का कहीं से भी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, भारत एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारत एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स में विश्वास नहीं रखता है। भारत के विरुद्ध अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा भारत न्याय संगत तरीके से
जो न्याय की प्रणाली होती है उसके माध्यम से देने का पक्षधर है, न कि किसी का जुडिशियल किलिंग करा देना, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करा देना, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग करा देना। इस तरीके की के विचारों को भारत न तो कोई समर्थन देता है और न तो किसी तरीके से भारत इस तरह की कोई गतिविधि में शामिल। बिल्कुल बिल्कुल संजीव साहब, और इसीलिए शायद संभवतः ये सारे एलिगेशंस बेसलेस ही हैं। शर्मा साहब, तकरीबन 7.7 लाख सिख की आबादी है वहां पर कनाडा में, चौथी सबसे बड़ी कम्युनिटी है। इसमें एक बड़ा तबका खालिस्तान का सपोर्ट करता है। क्या आपको लगता है कि जस्टिन ट्रूडो एक पॉलिटिकल मजबूरी का शिकार हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए क्या इस तरह के कंपल्सिव एफर्ट करने पड़ रहे हैं, या आपका आकलन इससे कुछ भिन्न है, अलग है? शर्मा साहब। शर्मा साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें क्या? नहीं, संभवतः शर्मा साहब से हमारा कनेक्शन एक बार फिर से हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। दिनेश शर्मा साहब, आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप हमारी? नहीं, ठीक है। संजीव सर, आप ही के पास रहेंगे अभी, उनसे जब तक हम दोबारा कनेक्ट कर पाए। जिस तरह से हम लगातार, जो मैंने शर्मा साहब से सवाल पूछा, वो सवाल उतना ही सामरिक मामलों में भी काफी वेस्टेड इंटरेस्ट और उतना ही प्रासंगिक भी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या यह उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है, या वाकई इसके पीछे कुछ ऐसा एजेंडा है जिससे भारत और कनाडा के रिश्ते लगातार तल्ख बने रहे? क्या एक ऐसी कंडीशन है जो वहां पर मौजूद रहने वाली सरकार को इंटरिम रिलीफ और लॉन्ग टर्म रिलीफ इस तरह के मुद्दों को लेकर देती है? आपका क्या सोचना है सर? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कनाडा में जो हमारे सिख भाई बहन हैं, उनमें कोई ऐसा बड़ा तबका नहीं है जो कि खालिस्तान को सपोर्ट करता हो। बड़ा तबका तो होने का प्रश्न ही नहीं है। एक चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो आतंक परस्त हैं, जो कि अनेक तरीके की उनके अलगाववादी आतंकवादी मंसूबे हैं। भारत के विरुद्ध, भारत को कमजोर करना, भारत को क्षति पहुंचाने के उनके जो मंसूबे रहते हैं, उसके तहत वो एक मोटिवेटेड कैंपेन चलाते हैं और आतंक परस्त गतिविधियों में, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। और अनेक जो हमारे सिख भाई बहन वहाँ पे कनाडा में हैं, उनको वो प्रभावित करने के लिए अनेक तरीके की साजिशें वगैरह जरूर रचते हैं। लेकिन ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ये कोई बड़ा तबका नहीं है। ये बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। ओके, सो एक बड़ा तबका नहीं है, ठीक है, बात समझ गए। लेकिन जिस तरह से कुछ वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं सर, उनके भी लीडर हैं, उनकी वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए आखिर कनाडा के पीएम की ऐसी क्या मजबूरी है? शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। शर्मा साहब, जिस तरह से आप भारत और कनाडा के रिश्ते को मौजूदा परिस्थिति में देख रहे हैं, क्या ये इंटरनेशनली हमारे लिए, द्विपक्षीय तरीके से हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इसको वापस ठीक कर सके, या फिर आपको लगता है कि यह जो तीर अब निकल चुका है कमान से, यह वापस स्थितियां ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि पॉलिटिकली भी वहां पर कुछ लोगों के लिए यह मुद्दा फायदा पहुंचा सकता है? शर्मा साहब, देखिए, सत्ता में रहने के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं, ये तो सभी को मालूम है। अब आते हैं आपके मुद्दे और आपके सवाल के ऊपर। इस समय जो है लिबरल पार्टी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर की जो है पॉपुलैरिटी है वो डाउन जा रही है। ओके। कैनेडियन सिटीजन्स जो हैं, समाज जो है, वो चिंतित है अपनी लिविंग स्टैंडर्ड के प्रति, हेल्थ केयर के प्रति, और तीसरा आरोप जो उनके ऊपर लग रहा है वो चाइना का इंटरफेरेंस उनके इलेक्शन में हो रहा है। और कुछ लोग जो हैं वो टेररिज्म की भी बातें कर रहे हैं। अब ऐसी हालत में जब डोमेस्टिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उनका ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार के आरोप जो हैं वो इंडिया के ऊपर लगाए गए हैं। इससे पहले पिछले साल जिस समय ये निज्जर का कत्ल हुआ था, तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाउस ऑफ कॉमन के अंदर जो है अभी अपना इसके बारे में बताया भी नहीं था, उससे पहले ही वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर ये खबर छप जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि अब इलेक्शन, फेडरल इलेक्शन जो है सर के ऊपर आ रहे हैं, तो उसका भी एक प्रकार से सत्ता जाने का डर है। अब इन्होंने जिस प्रकार के एलिगेशन, जैसा कि हमारे साथी संजीव जी ने बताया है कि वहां पे प्रेशर है, क्योंकि उन्होंने वोट बैंक जो है तकरीबन 8 लाख जो है हमारा सिख डायस्पोरा वहां पे है। exactly. और वहां उनका 8 लाख के करीब जो है वोटों को अपनी तरफ हर व्यक्ति खींचना चाहता है। तो बेसिकली जिस प्रकार के एलिगेशन हमारे देश के ऊपर लगाए गए हैं, हमारी इन्वॉल्वमेंट इसमें साबित करने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली वो सिख वोट बैंक को खुश करने के लिए ये चीजें हो। और यहीं से शर्मा साहब आपने जो बात कही, एक बेहद अहम सवाल मेरे में मन है। चलिए मान लीजिए कि जस्टिन ट्रूडो की ये मजबूरी है सिख समुदाय को खुश करने के लिए, लेकिन यदि आपको क्या लगता है, हाइपोथेटिकली हम माने कि मान लीजिए लिबरल्स के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यदि कंजर्वेटिव भी पावर में आते हैं तो क्या उनके साथ भी यही मजबूरी रहेगी? क्या हमारा जो स्टेटस क्वो है रिलेशन वाइज कनाडा के साथ वो ऐसा ही रहेगा? देखिए साहब, अगर आप जब से ये घटना घटी है पिछले साल से लेकर और अभी तक, अगर आप कंजर्वेटिव का रुख देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा कॉशियस से रहे हैं। उन्होंने खुलकर कभी भी ये वोट बैंक की पॉलिसी के उनके किसी प्रकार का भी जो है एक्शन जो है नजर नहीं आया। अब इसी में एक बात और है कि बेसिकली लिबरल पार्टी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी पावर को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, और पावर कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने अपने देश के हितों को भी दांव पर लगा दिया है, हमारे साथ संबंध बिगाड़ के। मैं ऐड करना चाहता हूं 2022 का जो डाटा है, कनाडा के अंदर तकरीबन जो है 8 लाख के आसपास जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं। उन 8 लाख में से 40% जो है वो इंडिया से जाते हैं, तो तकरीबन 3,20,000 के आसपास हो गया। और हमारी तरफ से ये जो पैसा जो कनाडा में जाता है जिस एजुकेशन के तौर पर तकरीबन जो है 68,000 करोड़ रुपीस का है। हाँ। जो हमारे यहाँ से जाता है। अब वहां के जो सामान्य लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो इस बात को समझेंगे कि इंडिया के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव जो है उनकी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी असर डालेगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ है जो हमारे स्टूडेंट है, 3 लाख स्टूडेंट के आसपास जो हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, वो वहां पर काम करते हैं। स्टडी के बाद उनको जो परमिट दिया जाता, वर्क परमिट, उसमें वो काम करते हैं, जिसका योगदान उनकी अर्थव्यवस्था में होता है, क्योंकि ये बच्चे जो है बगैर किसी सोशल सिक्योरिटी और गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की दी हुई फैसिलिटीज के बावजूद ये लोग वहां पर काम करते हैं, जिससे कि उन लोगों को चीप लेबर तो नहीं मैं कह सकता हूं, उनको वर्क फोर्स मिल जाता है। अगर हम हमारा देश या हमारा समाज ये जागरूक हो जाता है कि किस प्रकार से हमारे देश के ऊपर झूठे आरोप लगा के हमें बदनाम किया जाता है, अगर ये 3 लाख और 40,000 बच्चे वहां की बजाय जो और फेवरेट प्लेसेस हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, वहां जाते हैं, तो इसका कितना नुकसान कनाडा को हो सकता है। लेकिन और सबसे बड़ी जो बात, मतलब हैरानी की बात है, आप एक हाई कमिश्नर को पार्टी ऑफ इंटरेस्ट बना रहे हैं। आप डायरेक्टली राजनयिकों के ऊपर जो है इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, और साथ में ओटावा के अंदर प्राइम मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसमें कहता है कि मैंने जो है इंडियन डिप्लोमेट्स को आदेश दिया है कि वो हमारा देश छोड़ दें। सच्चाई ये है कि हमारे देश ने उनको वापस बुलाया है। इस प्रकार की बेइज्जती अगर हमारे डिप्लोमेट्स की होती है तो हमने उनको वापस बुलाया। बिल्कुल। इस प्राइम मिनिस्टर, एक और लास्ट में एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, इस प्राइम मिनिस्टर की एक हैबिट है कि ये हमेशा कुछ झूठ बोलेंगे। अगर अभी आपको याद हो कि पिछले हफ्ते में जो लॉस में एशियन का समिट हुआ था, उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि वहां इन्होंने हमारे
आदरणीय मोदी साहब से बायलैटरल बात की है इस मामले के ऊपर, जिसके लिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी के और उनके प्राइम मिनिस्टर के बीच में किसी प्रकार की भी 1-to-1 टॉक नहीं हुई है। तो बेसिकली ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो ये सिर्फ सत्ता को में बने रहने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका कि कोई भी तथ्य नहीं है, क्योंकि हमारी ये पॉलिसी है कि हम किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप बिल्कुल हमने कभी नहीं किया। सही कहा आपने, और वही संजीव श्रीवास्तव साहब ने भी हमारे साथ वही बात को शेयर किया था। लेकिन श्रीवास्तव साहब, लेकिन जिस तरह से चीजें अब अनफोल्ड हो रही है, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, हम उसका काउंटर कर रहे हैं, ऐसे में तो चीजें और भी बदतर होती हुई चली जाएंगी। अब स्टूडेंट्स जाते हैं, अपने मन से जाते हैं, क्या हम उनके लिए अलग एवेन्यूज पैदा नहीं कर सकते हैं? वो ठीक है, वो हमारे लिए सोचने की बात है। और इसी से मुझे एग्जाम्पल याद आया, जब मालदीव्स की जगह में प्रधानमंत्री ने मॉरिशस और अन्य लक्षद्वीप को बढ़ावा दिया था, तो फिर ऐसा ही कुछ हुआ था और मालदीव्स को अब वापस वो चीज याद आ गई है। ऐसे में क्या हम कर सकते हैं अपने तरफ से अपने ये रेजिस्टेंस दिखाने के लिए कि नहीं, भारत को आप हल्के में ना लें और भारत को हल्के में लेने का परिणाम भुगतना पड़ सकता है? देखिए, भारत जवाबी एक्शंस ले रहा है और अभी आपने देखा कि कनाडा के जो हाई कमीशन में जो 6 राजनयिक हैं उनको भारत ने बाहर का रास्ता दिखाया है। और पहले भी भारत की तरफ से जब ये बेसलेस एलिगेशंस कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा लगाए गए थे और वो जिस मैनर में लगाए गए थे, कनाडा की पार्लियामेंट में जा करके वहां से अनाउंस करना और भारत के विरुद्ध अनेक तरीके के बेसलेस आरोप लगाना, ये जाहिर है कि कहीं से भी कूटनीतिक रूप से ये कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक बेहद गलत कदम था। और इस संदर्भ में मैं यहाँ पर अवश्य जिक्र करना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भी एक ऐसा विषय उठाया गया गुरपतवंत सिंह पन्नू से संबंधित, और वो जो विषय था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ एक बायलैटरल मीटिंग में उठाया। और जब ये विषय अमेरिका की तरफ से भारत के साथ उठाया गया तो भारत ने तुरंत ही इसके ऊपर एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बैठाई और वो कमेटी अपनी जांच कर रही है। और कनाडा भी चाहता तो वो भारत के साथ अपने इस जो भी उसके विषय थे निज्जर से संबंधित, उसको एक प्रॉपर मीटिंग में उठा सकता था और निसंदेह भारत उसका संज्ञान लेता और जो यथोचित कार्रवाई थी वो अवश्य भारत की सरकार के द्वारा की जाती। लेकिन चूंकि कनाडा की सरकार को इस पूरे विषय को एक राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना था, इसी वजह से उन्होंने सीधा भारत से बिना इस संपर्क में कोई किसी तरीके की चर्चा किए बगैर किसी तरीके से भारत के साथ बायलैटरल मीटिंग में इसको प्रॉपर तरीके से उठाने के बजाय सीधा वो जस्टिन ट्रूडो कनाडा की पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और वहां पर वो भारत के विरुद्ध बड़े आरोप लगा देते हैं। और जाहिर है कि उसका जो रिस्पांस है वो भारत ने बहुत सख्त तरीके से किया था। और उस समय भी भारत ने कूटनीतिक रूप से बड़ी कार्रवाइयां की थी। वहाँ के कनाडा के जो दिल्ली में जो एम्बेसडर हैं उनको समन किया गया और बड़े ही सख्त तरीके से भारत ने इसमें अपना विरोध जताया था। अनेक अन्य कार्रवाइयां भी की थी। लेकिन जाहिर है कि फिर से जैसे जैसे कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपने सर्वाइवल के संकट से जूझ रही है, लगातार उनकी लोकप्रियता गिर रही है। अभी हाल के समय में मॉन्ट्रियल में और टोरंटो में जो इलेक्शंस हुए उसमें लिबरल पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जो कि एक सेफ लिबरल सीट मानी जाती रही, उस पर अब कंजर्वेटिव पार्टी जीत गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कुणाल जी कि ये जो पूरी कवायद है जो फिर से इन्होंने इस प्रकरण को सामने लाया है कनाडा की सरकार ने, वो अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए वो ऐसा कर रहे हैं ताकि जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं जो जितने भी जहाँ कहीं भी हैं उनको अपीच किया जा सके। विशेष रूप से जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी उसका जो लीडर जगमीत सिंह है उसे अपीच किया जा सके, उनका समर्थन लिया जा सके। तो इस तरीके की जो कवायदे वो जाहिर है कि वो अवश्य कर रहे हैं। और मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा अंत में कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी यदि गलत निर्णय लेती है, ब्लंडर्स करती है या अपने राजनीतिक स्वार्थपरता के लिए
अनेक कदम ऐसे उठाती है, तो उससे भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव तो जरूर लाया जा सकता है, लेकिन सब्सटेंशियल तरीके से इन संबंधों को डैमेज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैं इसमें रीएम्फेसाइज करूंगा कि भारत और कनाडा के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है, गहरे हैं। दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और भारत का जो विशाल डायस्पोरा है, जिसमें हमारे सिख भाई बहन, हिंदू भाई बहन, अन्य कम्युनिटी के जो भारत से गए हुए लोग हैं, बड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं, सभी ने इन संबंधों को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो डायस्पोरिक लिंकेज है, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, वो बहुत गहरा है। और जब कनाडा में सरकार बदलेगी, नई सरकार सत्ता में आएगी, कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में जब वो आती है, तो ऐसे में ये जो संबंध है फिर से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेंगे, ये पटरी पर आएंगे और उसमें प्रगति होगी। लेकिन जब तक जस्टिन ट्रूडो की सरकार सत्ता में है और जो जिस तरीके के सरकार का चरित्र है वो अल्पमत की सरकार है और जिस तरीके से वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में विश्वास रखती है, ऐसे में इन संबंधों में अगले इलेक्शंस तक तनाव की स्थितियां बनी रह सकती हैं और अगले इलेक्शंस तक, वो इलेक्शंस जरूरी नहीं है कि वो अक्टूबर 2025 में ही हो। जिस तरीके से लगातार एक पे एक गलतियां जस्टिन ट्रूडो की सरकार कर रही है, ऐसे में वे सरकार जल्द गिर सकती है और समय से पहले भी इलेक्शंस हो सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कुणाल जी कि इन इलेक्शंस में लिबरल पार्टी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस करने जा रही है और जस्टिन ट्रूडो की सरकार सत्ता से बाहर होगी और जब नई सरकार जब सत्ता में आती है तो उस समय आप देखेंगे कि इन संबंधों में भारत और कनाडा के जो बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है, जो शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट के आधार पर बने हुए ये संबंध हैं, वो फिर से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेंगे। इस पूरी स्थिति को लेकर के जो हमारा भारतीय समुदाय कनाडा में है या जो लोग भारत से कनाडा जाना चाहते हैं, उनको बहुत ज्यादा कोई गहरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन संबंधों का आधार बहुत गहरा है और इन संबंधों का जो भविष्य है वो उसमें तनाव तो जरूर लाया जा सकता है कुछ गलत नीतियों की वजह से, लेकिन उसको सब्सटेंशियल गहरे तरीके से डैमेज नहीं किया जा सकता है। और श्रीवास्तव साहब, ये बात बोलकर आप सरकार छोड़िए, दोनों देश की जो आम जनता है ना, उसको जरूर सुकून और राहत आपने पहुंचाया है कि एटमॉस्फेरिक हवा में तो कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, जमीन पर इसका कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। आपने वक्त दिया और लोगों को बताने की कोशिश की कि ये जो इंडिया और कनाडा के बीच विवाद है, जो लगातार बढ़ता हुआ दिखता तो है, लेकिन जमीन पर इसकी कितनी गूंज आम लोगों के बीच सुनाई देगी, इसमें कोई ज्यादा प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो समस्या तकलीफ है वो फिलहाल बरकरार है और हम उम्मीद करेंगे जल्द ही उसका भी पटाक्षेप हो जाए। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।